Well, there you heard the Finance Minister and her team making the presentation and making announcements really of the fourth tranche related to Atmanirbhar Bharat, identifying the new avenues of growth, economic growth in the country, and mining and minerals, the government letting go the coal sector as well in terms of having an exclusive preserve, and letting the private sector in as well on that. And aerospace, that has also been a long pending demand, freeing up airspace, making private travel through air more efficient in terms of the kind of airspace that can be used, and will lead to a saving of 1,000 crore rupees. And apart from that, in the defense sector, the FDI limit has been raised to 74%. Apart from that, for Make in India in the defense sector, major steps have been taken that there will be a ban list of items which will only be procured from within the country from different ordnance factories or different manufacturers, even in the private sector. And these armaments or these weapon systems will not be imported at all, and this will be put in place for certain timelines, which will be also revised year upon year. And after that, of course, there's the corporatization of ordnance factories as well. That will happen. There will be attempts to list them as well. So major steps being taken in different sectors that have been elaborated by the Finance Minister today. My colleague Ajay Mishra is also with me. Ajay, what do you make of these steps that have been announced in terms of especially coal and minerals, civil aviation and defense? मुझे लगता है गौतम, ये जो संरचनात्मक सुधार जिसकी बात वित्त मंत्री कर रही हैं, उन्होंने सबसे पहले तो जो मोदी सरकार द्वारा जो पहले रिफॉर्म्स किए गए हैं उनकी जानकारी दी, जिसमें कि डीबीटी जैसे बड़े रिफॉर्म्स शामिल हैं। आईबीसी या कहें कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है वो लाया गया। जीएसटी जैसा एक बड़ा रिफॉर्म सरकार ने रोल आउट किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लगातार प्रयास किए जाते रहे, जिससे भारत की जो रैंकिंग है वो अभी काफ़ी 63 रैंक्स पे अभी पहुंच गई है। पीएसबी रिफॉर्म्स जो हैं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की भी बात की उन्होंने, और मेक इन इंडिया को रिफॉर्म को लेकर के जो तमाम जो प्रयास किए गए हैं उसका जिक्र करते हुए उन्होंने आज जो बड़े रिफॉर्म किए उसमें सबसे बड़ा फौरी तौर पर जो रिफॉर्म दिख रहा है वो है डिफेंस सेक्टर का। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई की सीमा खोली गई है, स्पष्ट तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो रक्षा क्षेत्र है उसमें आयात को कम करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और एक आइटम वाइज लिस्ट बनाई जाएगी। हर साल ये टारगेट तय किया जाएगा कि कौन से वस्तुओं का जो रक्षा उत्पाद है उनका निर्माण देश के अंदर किया जाएगा और उनका आयात बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ऐसा टाइमलाइन के लिहाज से अलग अलग प्रोडक्ट्स पे फोकस किया जाएगा और इंडिजिनियस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो डिफेंस सेक्टर में जो एफडीआई खोली गई है उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो भारत में आकर के अपना बेस बना सकती हैं। देश के लिए नहीं बल्कि बाहर भी एक्सपोर्ट करने के लिए देश में निर्माण कर सकती हैं। तो 49% को 74% करना, ये एक थोड़ा सा चौंकाने वाला फैसला दिखाई देता है, क्योंकि इसकी उम्मीद फिलहाल तुरंत कोई नहीं कर रहा था। लेकिन ये एक बड़ा रिफॉर्म कहा जा सकता है अगर आज के दिन की हम बात करें तो रक्षा क्षेत्र का जो रिफॉर्म्स है। दूसरी तरफ कोई एफडीआई हो कोई प्रोडक्ट का, तो उसके लिए तो 100% भी था डिफेंस सेक्टर में, बट इस तरह से पूरे सेक्टर को एफडीआई के लिए 74% तक खोलना, ये काफ़ी बड़ा कदम लगता है। जो हमारे साथ डॉक्टर अरविंद विरमानी भी जुड़ गए हैं स्काइप के जरिए। ये आईएमएफ में भी रह चुके हैं और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, मिनिस्ट्री फाइनेंस के 13वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। डॉक्टर विरमानी, व्हाट डू यू मेक ऑफ these steps that have been announced? A lot of steps that will lead to the opening up further of the defense sector. It's going even into areas like space and atomic energy, which has been the exclusive preserve of the government so far. Yeah, so let me start with the overall perspective, and I'll come back to defense, which is a very important point. So I think what they have done is systematically go through sectors which were kind of monopolized by the government not so long ago. So whether it's coal, it was partially liberalized but was a monopoly for a long time, and all the way to space and so on. So that is quite interesting. What it tells me is the government has systematically looked at all the sectors and seen what to do, and we can of course discuss the other details later. But Mishra is quite right. On defense,
The encouraging thing is they've decided not to just go one step at a time. I have worked on it. I once wrote a report on FDI liberalization long time ago. So the key thing here is the difference between 49 and 51%. And so companies, for example, in the USA and several other Western democracies, when they have a subsidiary, what they call a subsidiary which they can control, it has to be 51%. Right. And in defense area being a strategic area, they don't just give their technology all over the place. And they kind of have an insistence, even though they may not say so, but they say so privately, that they have to have majority so they can set up what is called a fully owned subsidiary, but which only needs to be 51%. So going straight to 74, of course, not everybody will go straight to 74, but for example, when we are talking about an MCA or some major project like submarines or something like that, the higher limit becomes very important. And the general rule is the later generation the technology is, the more share they want. So you are very right. This is a big step, which means we are willing to, presumably they've talked to people who have told them this, and they are willing to take that now big step to try and bring in the most modern technology, because that would not come even at 51. So I think, yes, that is a very important and encouraging step as far as defense modernization is concerned. And of course, you also mentioned, and we can discuss the steps to promote indigenization, which are going hand in hand, so to say. डॉक्टर मरानी, मैं आपके पास आऊँगा जो दूसरे सेक्टर्स में जो बड़े रिफॉर्म किए गए उनको लेकर के। शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और कोल सेक्टर को बहुत ही नज़दीक से ट्रैक करते रहे हैं। शुभमय जी, आज ये जो फैसला किया गया है, हालांकि ये थोड़ा सा पहले का रिफॉर्म है, जो शुभमय जी, क्या आप मेरे साथ हैं? आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ। कोल सेक्टर में जो आज ये किया गया है, एक तो जो कैप्टिव माइनिंग और नॉन कैप्टिव माइनिंग का जो डिफरेंस है उसको खत्म कर दिया गया, सिंप्लीफाई किया गया। दूसरा ये कि आप इसको प्राइवेट सेक्टर्स के लिए खोल रहे हैं, मोनोपोली को एंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद जो इंपोर्ट बिल अभी 1,70,000 करोड़ रुपए का है कोल सेक्टर में, उसको कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। किस तरह से देख रहे हैं आप इस रिफॉर्म को? बिल्कुल, क्योंकि कोल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स एक तरफ से इस सरकार ने बहुत अच्छी तरह से शुरू किए थे, और वो था कि इसको जो कोल सेक्टर्स में जितने सारे खामियां था वो उसको रिमूव करने का। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि कमर्शियल कोल माइनर्स इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे थे, और इस इंटरेस्ट नहीं हो रहे थे क्योंकि इसका जो बिडिंग प्रोसेस है, रिवर्स बिडिंग वाला, उस पे कमर्शियल माइनर्स बाहर से इंटरेस्टेड नहीं थे। इसलिए सरकार ने अभी जो बदलाव लाए हैं वो ये है कि कोल के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो गैस या ऑयल सेक्टर के जैसे रेवेन्यू शेयर प्रोसेस में ही बदल दिए हैं। और ये वाला चीज बहुत मतलब कई समय से अटका हुआ था। बाकी मोटा मोटी इसमें बहुत सारे जो बदलाव था, जरूरत था, वो सारे हो गए थे। ये क्रिटिकल अड़चन जो लगा हुआ था और इस पर बातचीत चल रही थी। इट्स गुड थिंग कि इस बारी ये कोविड पैंडेमिक के चलते सरकार ने इसको क्लियर अप कर दिया है। एंड डेफिनेटली अभी कोल माइनिंग दुनिया में बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं माना जाता है, बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम बेस्ट इन क्लास लाना चाहते हैं तो इस तरह के मॉडल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी था। कौन से सेक्टर्स को इससे फायदा मिल सकता है? अगर हम इंडिजिनियस कोल प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ावा देंगे तो कौन से अलाइड सेक्टर हैं जिस पर हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसमें भी कम होने की उम्मीद है? शुभमय जी, खासकर आप देखेंगे आज जो वित्त मंत्री ने घोषणा की है उसमें उन्होंने ज्वाइंट माइनिंग राइट्स की भी घोषणा अनाउंसमेंट की है। और उदाहरण के तौर से उन्होंने बताया एल्यूमिनियम और कोल की दोनों का ज्वाइंट माइनिंग राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जिनको दोनों चीजों के माइनिंग के राइट जरूरत होते हैं, और बार बार उनको बिड करना, इन्वेस्ट करना, जब तक वो ना मिले तब तक दूसरे के लिए वेट करना, ये सब प्रॉब्लम काफी सारे सेक्टर्स में प्रॉब्लम, काफी इन्वेस्टमेंट को रोके हुए थे। और खासकर कोल एक ऐसा फीड स्टॉक है जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज, मेटल्स ऑफ कोर्स, बट इवन पेपर वगैरह सबके लिए ये ज्वाइंट माइनिंग राइट बहुत काम में देगा और कंपनीज के वैल्यूएशंस में ये जरूर उछाल लाएगा।
Right. Dr. Virmani, I believe the aluminium sector will benefit a lot because of this joint auction of bauxite and coal blocks. Also, the 500 blocks of minerals which will be auctioned in a composite exploration cum mining cum production regime, that would also have a spin-off effect on a lot of industries? Yeah, so a very good point there. See, aluminum industry is very electricity intensive. So in principle, just giving out bauxite blocks had very little effect because without electricity, you can't produce the aluminum. So I think this is a very good step that again, somebody has given thought to it and realized that without the coal, you can't have electricity, and without electricity, there is no aluminum production, and there's no point just mining it and exporting the bauxite. So that is the importance of this joint mining auction. I think it's very critical for the aluminum industry especially. But just a small point on the coal part of it, that the opening was done about 4 or 5 years ago, but by its very nature, when you say captive mining, you are saying the electricity producer will become a coal expert. It's all so, but globally that's not what happens. Coal is mined by specialized coal companies. So this is actually now a big step, even though you may say it's a small step because much of the liberalization has been done. Now for the first time, coal mining companies, whether they are in Brazil, Australia, etc., will say, okay, now we can specialize and make extract coal in India. So the group of competitors will widen considerably by this method, and hopefully some of these companies which are on the frontiers of techniques of mining, coal mining, etc., will come in. And the second point is the gasification. That's a key thing because coal gasification, whether in situ or otherwise, is again a highly technological thing. And in line with PM's emphasis on technology, that what was said about giving a concession or below the revenue sharing rate, again, it's a signal that the government recognizes that this requires a higher level of technology, etc., and that we recognize this it does, and therefore we are providing a welcoming environment for these new technologies and new companies to come in. इस वक्त हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर अजय लेले जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद अजय जी वक्त निकालने के लिए इस प्रोग्राम में। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आज जो रक्षा क्षेत्र में ये जो बड़ा फैसला लिया गया है कि आपको मेक इन इंडिया पर फोकस करना है, एफडीआई की जो सीमा बढ़ाई गई है और जो एक्सपोर्ट का टारगेट है डिफेंस सेक्टर में, क्या अब हमें लगता है कि हम उसे पूरा कर पाएंगे आने वाले कुछ सालों में? मेरे विचार से ये काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। इसको हमें 2-3 लेवल्स पे देखना चाहिए। एक तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से सशक्त करने के लिए ये डिसाइड किया गया है कि गवर्नमेंट एक लिस्ट अनाउंस करेगी कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स है, चाहे प्लेटफॉर्म्स हो या वेपन सिस्टम्स हो, इसको आप इंपोर्ट कर नहीं सकते। जी बिल्कुल। सो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी दे रही है कि इस इक्विपमेंट को आपको मेक इन इंडिया की तरफ ही बनाना पड़ेगा। मेरे विचार से मोस्ट ऑफ दोज इक्विपमेंट्स ऑलरेडी इंडिया में बनते ही होंगे, इसलिए ये प्रावधान किया गया होगा। दूसरी चीज है, आपने एफडीआई बढ़ा दिया है 49% से 74% तक। ये एक इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी अच्छा और महत्वपूर्ण कदम है। तीसरी चीज पर्टिकुलरली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो की गई है, मेरे विचार से उन्होंने जो आइडेंटिफिकेशन किया है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम को और मजबूत और ज्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश होगी, क्योंकि उसके शेयर्स भी मार्केट में आने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में मेरे विचार से काफी टाइम बाउंड प्रोसेस में उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया है और ये भी डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट के जो काफी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे कि जहां पे आप जो स्पेक्स होते थे, पर्टिकुलरली जो रिक्वायरमेंट्स होती थी वेपन की, वो रिक्वायरमेंट्स आपकी ऐसी होती थी कि आपको शायद एक आधी कोई दुनिया में आदमी मिलेगा या एजेंसी मिलेगी कि जो ये बनाती रहेगी। बिल्कुल। तो अब उसमें भी एक रैशनलाइजेशन की प्रोसेस लाने की इच्छा व्यक्त की गई है, इसके कारण डेफिनेटली हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। और पर्टिकुलरली होता क्या है कि अगर आपने बहुत ज्यादा टेक्निकली डिफिकल्ट सजेशंस दिए होंगे तो आपको वैसा वेंडर ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस मेरे विचार से ये जो
अभी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है वो बहुत अच्छी होगी और समय बहुत बच जाएगा। And Ajay Lele, if I could ask you, this ban list that Mrs. Sitaraman has talked about in terms of having products listed there which will not be imported at all from anywhere else and they will be exclusively made in India, what kind of a benefit could that prove to be for our domestic defense industry? What kind of products could be there, and the scope for employment generation there? If you could, give us some sort of an expert opinion on that. I think this appears to be a win-win situation because armed forces are suffering because of the late supplies of various equipments. Because since we are getting into a export mode, what happens is that definitely the time taken is significantly of more nature. Other aspect related with it is that now the things will happen within the country only. I will just draw parallels over here, particularly in the aviation sector. They have come out with the idea of a MRO. That means all sorts of maintenance and repairs and other things will happen within the country. So today also when you purchase a defense equipment from any other country, in case of technical challenges which are occurring, you need to go to the original equipment manufacturer. Most of the time, most of the servicings are done abroad only. Bilkul. So when you are going to do all those things within the country only, there will be good amount of government control also, there will be local pressures also, and it will definitely create more amount of employment also. अजय लेले जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जनरल एनसी विज जो कि फॉर्मर चीफ रह चुके हैं, वो फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। बहुत धन्यवाद जनरल विज। क्या कहेंगे, एक तरफ तो हम डिफेंस कॉरिडोर पे काम शुरू कर चुके हैं, दूसरी तरफ हमारा फोकस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए मदद करें। पहली बार हमने देखा कि हमने 10,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया डिफेंस के क्षेत्र में, लेकिन जो हमारे जो टारगेट्स हैं करीब 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अगले 5 सालों में, क्या आज के जो फैसले हैं उसमें मदद करने जा रहे हैं? देखिए, ये जो आज अनाउंसमेंट किए हैं इन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। और एक बात जो हमको बहुत जरूरी समझनी है कि इंडिया के ऊपर बहुत बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और वो परमानेंट नेचर है। हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, नॉर्दर्न बॉर्डर दोनों में हमारे को प्रॉब्लम्स हैं, फिर दोनों साइड आपस में मिले हुए हैं, इंडियन ओशन है, प्रॉक्सी वॉर है। तो अल्टीमेटली जो हमारा एक्सपेंडिचर है डिफेंस के ऊपर, वो उसके ऊपर काफी प्रेशर है और काफी रिक्वायरमेंट है पैसे की। इतना पैसा खर्च करना मुल्क के लिए खासतौर पर अभी पोस्ट कोरोना पीरियड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया हुआ है कि आत्मनिर्भर भारत होगा, वो बहुत उत्तम फैसला है और बहुत जरूरी फैसला है। इसकी वजह से अभी जो उन्होंने आज कुछ डिसीजन दिए हैं वो ये हैं, और ये सब मैं इनके साथ सहमत हूं कि पहली बात तो ये है कि कुछ एक वेपन सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म्स हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, और वो अभी फैसला करके आर्मी के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ मिलके गवर्नमेंट फैसला करेगी और वो अनाउंस करेगी और ये बताया जाएगा कि ये हम इस साल से ये प्लेटफॉर्म्स हम नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल। नंबर 2, आपको जो अपनी डोमेस्टिक कैपिटल प्रोक्योरमेंट की जो बजट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और वो सेपरेटली ईयरमार्क होनी चाहिए और वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए अपने आप से खरीदने का। नंबर 3 बात एक जिसके बारे में थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है थोड़ा, कि हम इक्विपमेंट अगर हमारा 70% भी अगर ठीक होगा तो हम लेने को तैयार है। वो असल में ये मतलब नहीं है जो लोगों ने निकाला। मतलब ये है कि लड़ाई में तो आपको इक्विपमेंट बेस्ट क्वालिटी का चाहिए, पर आपको ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आप जो इक्विपमेंट बनाएंगे वो 100% अच्छी क्वालिटी का होगा, उसी क्वालिटी का होगा जो टॉप मोस्ट है। तो आप स्पाइरल प्रोग्रेस करिए, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 ऐसे आप आइए ताकि ओवर ए पीरियड जो है आपका इक्विपमेंट बेस्ट क्वालिटी का हो। ये तो कुछ एक जरूरी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसको कॉर्पोरेटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के काम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो प्रेजेंट हमारा प्रकार से काम चल रहा है वो अभी आधुनिक समय में उससे काम नहीं चलने का। प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलके इनको अपने काम को
इंप्रूव करना पड़ेगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी और ऑटोनॉमी लानी पड़ेगी डिसीजन मेकिंग में। तो जनरल विज, किस तरह की ऑटोनॉमी नहीं है इस वक्त बोर्ड में, और जब कॉर्पोरेटाइजेशन होगा, एक कॉर्पोरेट बोर्ड बनेगा, तो क्या क्या बदलाव आ जाएंगे? वो बदलाव ये होगा कि वो उसका अपना बोर्ड बनाएंगे और उनको रिक्वायरमेंट दी जाएगी और वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। और वो बोर्ड जो है उनका अपना, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपना बोर्ड जो होते हैं वो फैसले लेते हैं, इन पर काफी डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अपने आप फैसला लेने की नहीं, इसकी वजह है कि हर बात के लिए गवर्नमेंट के पास जाएं और पूछने के लिए उसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम अवेलेबल नहीं है। And General Vij, I'm sure if these ordnance boards are then listed on stock markets, they will have to be further accountable and transparent in what they're doing, because they will be accountable to shareholders. The other challenge that has been around in the defense sector is technology transfer. Do you think the steps that have been taken today, especially the 74% limit that has been increased in FDI, will help with that as well, and we'll get the best weapons possible in the world because of that and get the best kind of deals on that too? General Vij? मुझे लगता है कि जो General Vij, if you could hear that question, just wanted to ask you, will it help with technology transfer as well, all that has been decided today? लगता है संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। अजय लल्ले जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी? चलिए कोशिश करेंगे, लेकिन आज अगर हम बात करें तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पूरी तरह से संरचनात्मक सुधार यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर केंद्रित रहा और कोशिश की जा रही है कि जो अलग कुछ नए सेक्टर्स, कुछ सनराइज सेक्टर्स का निर्माण किया जाए जो आगे आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दें और नए ग्रोथ इंजन्स बन सकें। इसमें अगर हम बात करें तो अभी तक कोई भी एक्सपेरिमेंट हमें नहीं दिखता है। एमआरओ सेक्टर में जिस तरह से मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट्स होता है, उसमें डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स है वो भी शामिल है एमआरओ सेक्टर में। और शुभमय भट्टाचार्य जी इस वक्त एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ आ चुके हैं। शुभमय जी, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात आज की गई है, आज कोई बहुत बड़े ऐलान नहीं किए गए, केवल ईज ऑफ गवर्नेंस की तरफ सरकार इशारा कर रही है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ बड़े फैसले अलग अलग सेक्टर्स के लिए गए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें, चाहे वो एयर स्पेस हो या फिर एयरपोर्ट हो, एमआरओ फैसिलिटीज हो, एविएशन हो, कितना फर्क पड़ेगा अगर गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिहाज से देखा जाए तो? We don't seem to have Shubhmoy on the phone line with us, but clearly, Ajay, these are sectors that have been identified for furthering the reform engine that the government embarked on back in 2014 itself, and now going into areas where previous governments did not even ever consider to liberalize further, areas like space and atomic energy. Atomic energy, of course, the limited purpose is to have better medical facilities, better treatment of diseases like cancer, where a separate nuclear reactor will be set up for research purposes for medical isotopes, and in space as well, allowing the use of ISRO facilities and other assets by the private sector, which is very, very aspirational, entrepreneurial in India. That could also prove to be a major step to further not just the fact that Indian space companies, ISRO and beyond are getting a lot of business for the country, but also overall impact that India could have in the entire space arena. अब मुझे लगता है कि आज ये बहुत बड़ा संकेत देने की भी कोशिश की है, बहुत बड़ा सिग्नल है पूरे वर्ल्ड के लिए और वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी, गौतम, कि जो सेक्टर्स बिल्कुल अनटचेबल माने जाते थे, बिल्कुल जिनको टच नहीं किया जा सकता था, वो अब ऐसा लग रहा है कि अब उनके वहां पर भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर विरमानी इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
डॉक्टर गिलवानी, क्या कहेंगे अब अगर हम आपसे समझना चाहें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए होल में जो गवर्नेंस रिफॉर्म पर आज हम देख रहे थे, जो अलग अलग कदम उठाए गए हैं, उसका लंबी अवधि में क्या कुछ फर्क पड़ेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पूरे माहौल पर, और वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स इन कदमों को किस तरह से लेंगे? देखिए, जो मेरे को जो पहले अभी बोला, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी का काफी सरप्राइजिंग था और इंटरेस्टिंग था। उसके बाद मैं बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आऊंगा। बिल्कुल। तो इसमें सबको पता है कि इसरो और एटॉमिक एनर्जी कमीशन हमारी दो सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रही हैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, पर फिर भी इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि किस किस एरिया में स्मॉल स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी एडवांस स्टार्टअप्स वगैरह का रोल हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन जो एक्चुअल स्टेप्स हैं अभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट शोज मेंटल ओपनिंग ऑफ स्पेस कि अगर हम ये अलाउ करेंगे, और एटॉमिक एनर्जी का छोटा स्टेप है, खाली मेडिकल में रिस्ट्रिक्टेड, तो उसमें शायद जल्दी प्रोग्रेस हो सकती है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द मेंटल ओपनिंग। और स्पेस में भी जैसे बात की है एक्सप्लोरेशन ऑफ प्लैनेट्स, अब वो एकदम तो होगा नहीं, बट अगेन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ले द फ्रेमवर्क, उसका जो सारा रेगुलेटरी स्ट्रक्चर वगैरह वो अगले 3 महीने में 6 महीने में सारा इन प्लेस होना चाहिए। पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर कि टेक्नोलॉजी कैसे होगी, एंड दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। कई छोटे छोटे लोग होंगे, हमारे इंटेलिजेंट इंडियंस होंगे, जो इन चीजों पे सोचेंगे एंड दे विल कम अप विद न्यू सॉल्यूशंस। आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंस, एंड अगेन आई रेफर टू पीएम्स point about technology, because sometimes people have accused him of being backward thinking. I think this demonstrates that he is focusing on technology. Right, Ajay Lele is with us. Ajay Lele, especially when you consider the startup sector and our entrepreneurs who are looking to get into using geospatial data and geospatial technology, that the government is ready to share. It's saying that there will be a liberal geospatial data policy. How meaningful is that going to be? I think this is extremely meaningful. If you see, it's not only today, but over a period last 1 or 2 years, there was an attempt to open up ISRO in a big way, because we had a ISRO's agency called Antrix Corporation for many years, but only 1 or 2 years back we had a new company called SpaceX. Subsequently, now, sorry, my word, new space. Subsequently, we are having certain amount of talks which were going on about privatization of a vehicle of PSLV. So I think what we have seen today or witnessing today is a continuation of the steps. There is more amount of a thrust which has been given right now about sharing of a data also. Till date, it was essentially engaging ISRO to other private enterprises only for the procurement of components, or otherwise for production of certain amount of components or subsystems. But today they have made very good announcements as far as opening up of the data availability, because ISRO's remote sensing satellites over a period of time are generating good amount of a database, and this data, if is made available to the Indian people, Indian scientists, Indian agencies, then it's definitely going to get a major boost. Because otherwise, for all these years, India's private industry was depending on the data from foreign satellites, and they were selling it at a very high price. So I think this is going to be a win-win situation for both ISRO as well as for private entities. किस तरह से अलग अलग, अगर आप सनराइज सेक्टर्स की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एयर स्पेस और जो MRO फैसिलिटीज, जो सिविल एविएशन के अनटच्ड एरियाज हैं, वहां पर जो आज बदलाव किए गए हैं, कुछ नए सनराइज सेक्टर्स आएंगे, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए रोजगार पैदा होंगे। तो अगर हम कहें कि क्या ये आगे चल करके, जिस तरह से अभी तक आईटी, हमारा आईटी, फार्मास्यूटिकल जैसे बड़े सेक्टर्स इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे थे, ये कुछ नए सेक्टर्स बड़े लेवल पर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देंगे? लेले साहब। डेफिनेटली मेरे विचार से हमें ना एक सेक्टर या दूसरा सेक्टर के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ओवरऑल 8 सेक्टर्स की बात की गई है और काफी सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। आपका एयर स्पेस सेक्टर बोलिए, आपका स्पेस सेक्टर बोलिए, ये काफी सारे इंटर रिलेटेड है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वो काफी सारा क्रॉस कटिंग करते हैं। काफी सारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो एयर सेक्टर में भी काम करते हैं, स्पेस सेक्टर में भी काम करते हैं।
हमने आज ये भी सुना कि पर्टिकुलरली एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, बिकॉज आपके पर्टिकुलरली एरोस्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी सेक्टर से काफी स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स माने जाते थे, एंड इतने साल में इसमें ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन या प्राइवेट एजेंसीज को काफी बड़ी मात्रा में कोई चांसेस नहीं थे काम बड़े मिलने के, या ये भी होता था कि उनको बहुत पेरिफेरियल जॉब्स मिलते थे। लेकिन अब ये अनाउंस किया गया है कि देयर विल बी वन रिसर्च रिएक्टर जो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होगा। तो ये काफी सारी मात्रा में आप देखेंगे तो आपने एटॉमिक एनर्जी सेक्टर खोल दिया है, रिसर्च रिएक्टर है, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी तक सीमित नहीं रहेगा क्योंकि आप कैंसर रिसर्च की बात कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली आपका बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर आएगा, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर आएगा। वैसे ही स्पेस के बारे में भी अगर आप बात करें तो कई सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे। तो आपका जो कहना है वो बहुत ही सही है कि इसके जरिए काफी सेक्टर्स में काफी अच्छे मात्रा में एक इंडियन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया के स्टार्टअप्स को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। डॉक्टर विरमानी से हम चर्चा करना चाहेंगे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे। डॉक्टर विरमानी, अगर आप हमारे साथ हैं तो जो पावर सेक्टर में जो टैरिफ रिफॉर्म्स किए गए हैं उसका असर क्या पड़ेगा और क्या इससे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी पावर सेक्टर के प्लेयर्स के लिए? और ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स का एक तरह से शुरुआत की गई है, आज यूनियन टेरिटरी में किया गया, कल हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके लिए इंसेंटिवाइज किया जाए कि आप अपने यहाँ के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा आप कॉर्पोरेटाइज कीजिए या फिर थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाइए। क्या कुछ असर पड़ेगा पावर टैरिफ्स पे और पावर सेक्टर के सिनेरियो पे आने वाले दिनों में? जरूर पड़ेगा। आई थिंक ये जो प्राइवेटाइजेशन का काफी बोल्ड मूव है, मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जनरेशन में तो हो गई थी, पर डिस्ट्रीब्यूशन में जी। जो नया अमेंडमेंट 2003 एक्ट का प्रपोज किया हुआ है, अभी भी शायद वेबसाइट पे है उसका कमेंट्स के लिए, तो उसमें कुछ स्टेप्स किए थे, अब वो वित्त मंत्री ने क्लियरली स्पेल आउट किए हैं, पर ये प्राइवेटाइजेशन वाली चीज उसमें नहीं थी। बाकी चीजें कुछ आ रही थी कि जनरेशन प्राइवेट का कोई फायदा नहीं है अगर डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो करते हैं, जो स्टेट के जरिए है ज्यादा, तो अगर वो पैसे ही ना दें, उनको बिजली ले लें और पैसे नहीं दें तो फिर तो सारे ठप हो जाते हैं। तो इसका हल हम 20-30 साल से, मैं भी एक कमेटी मैंने चेयर की थी, वो बड़ा मुश्किल हल होता है। तो एक सोल्यूशन जो अभी एक्सटेंसिवली ट्राई नहीं किया है वो प्राइवेटाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, और ओपन एक्सेस, वो शायद आपने नोट नहीं किया होगा। ये दो चीजें इकट्ठी जाएंगी अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन कंपेटिटिव बनानी होगी। तो यस, डेफिनेटली अगर सारी यूटीज में, दिल्ली का तो थोड़ा सा है प्राइवेटाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पर अगर सारी बाकी यूटीज में कर दिया जाएगा तो जैसे वित्त मंत्री ने बोला, ये एक मॉडल के तौर पे बन सकता है। एमआरओ की एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आपने मुझे पहले भी पूछा था पर मैं उस पर आया नहीं। जो एमआरओ का इंपॉर्टेंस है, कोई कह सकता है कि ये कितनी देर से आप ट्राई कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ, और उसका एक रीजन है क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि सर्विस यहाँ होती है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट का आपको लोगों को पता होगा कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी होता है। उसका मतलब है जो भी टैक्सेस एक्सपोर्टर्स ने दिए होते हैं वो सारे हो जाते हैं, और इसमें जब वो 18% का टैक्स था उसमें नहीं होता था ये रिफंड। तो ये जो जीएसटी की डिसीजन मुझे पहले पता नहीं थी, अभी वित्त मंत्री ने बताई है कि डिसीजन ली थी मार्च में कि उसको 18 से 5 कर देंगे। इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है जो टैक्सेस एमआरओ ने दिए होंगे, जीएसटी टैक्सेस, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे रिफंड हो जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर स्मॉल 5% बाकी रह जाएगा। तो दिस वाज द मेन रीजन एक्चुअली। आई एम वेरी हैप्पी कि ये किया गया है, बिकॉज आई थिंक दिस वाज अ मेजर रीजन कि एमआरओ, हम इतनी देर से बात करें। Dr. Virmani, I'll have to ask you to hold on. We have ISRO's PRO Vivek Singh on the phone line with us. Vivek Singh, you must have heard the decision that the finance minister has announced in terms of how space is being opened up as well. A lot of credit to ISRO for that, and I'm sure ISRO will have the most important say in how this is taken forward as well. So what kind of plans, if any, could you share with us right now? Today,
We have to get the government guidelines and accordingly we have to work out. So at the moment, it's too early to comment on what could be the plan. But of course, the basic message is to enable the private players to do the space activities. The department will work on those guidelines and we will enable. विवेक जी, बहुत सारी कंपनियां अभी भी इसरो के साथ काम कर रही हैं आउटसोर्सिंग मॉडल पे, जिन पे आप बहुत सारे जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जैसे मिसाल के तौर पर गुजरात में बहुत सारे कंपनीज आपको जो सप्लाई करती हैं इक्विपमेंट्स में, आपको लगता है कि ये कैपेसिटी है इंडियन इंडस्ट्रीज में, एमएसएमई में खास तौर पर, कि वो स्पेस सेक्टर को एक तरह से लेवरेज कर सकती है आने वाले दिनों में और ये एक नए सनराइज सेक्टर के रूप में उभर सकता है? बिल्कुल उभर सकता है। जो चीज हम लोग कर रहे हैं बेसिकली ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव होता है, थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसलिए अभी तक इसमें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत अहम भूमिका नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, बहुत वो हमारे प्रोग्राम में सपोर्ट करते थे, भाई सिस्टम डिजाइन करके डेवलप करके दे दिया या फैब्रिकेट किया हमारे यूनिट्स को, उस टाइप से इंडस्ट्री की सपोर्ट शुरू से ही रही है। और बीते कुछ सालों में तो काफी इंडस्ट्री काफी कुछ बना के हम लोग को देती है, स्पेस प्रोग्राम इंडस्ट्री के साथ ही चलता है। अब जो नया जो तरीका है वो ये है कि वो लोग बनाएंगे, वो हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब वो तो चीज पहले से ही चल रही है। जो नया आयाम इसमें जुड़ रहा है वो ये है कि वो प्राइवेट इंडस्ट्री वाले सैटेलाइट खुद ही बनाएंगे। जी, ये होगा, कुछ टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए होंगी, उन सब लोकेशंस पे इसरो भी उनको सपोर्ट करेगा, तो वो भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। और कई निजी क्षेत्र भी हैं, lot of private sectors are there which use space to further their business, to enable their business as well. Do you think they could also get on board in some manner in due course in the coming years to come up with partnerships with ISRO? No, I think what you are talking about is the service sector or the companies which are on the application side of the space technology. So for that, what they need is satellite information, the satellite technology data, stable data, and some data products. So that, of course, there is a policy which is enabling them. Further also, as for the today's announcement, we would like to see that if there is some roadblock or somewhere some restrictions are there, we would like to ease it, so that they can get those data and make their application and services more available to the गवर्नमेंट और द कंपनी। सही कहा आपने डॉक्टर विवेक सिंह, बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इसरो और बहुत सारी जो आपके सब्सिडी जो सहयोगी कंपनियां हैं जो आपके साथ काम करती हैं, अगर दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो भारत को एक नए सेंटर के रूप में ज़रूर स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसरो ने भारत को एक ब्रांड के तौर पर स्थापित किया है स्पेस के क्षेत्र में। बहुत सारी जो देश हैं वो भारत की सेवाएं लेना चाहते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर विरमानी। चलते चलते आपका फाइनल कमेंट्स, किस तरह से आज के इन बोल्ड रिफॉर्म्स को देख रहे हैं? बहुत ज्यादा पैसों का जिक्र जरूर नहीं किया वित्त मंत्री ने, लेकिन ये कह रहे हैं कि देश तैयार है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, जिसके बारे में बहुत सालों से चर्चा हो रही थी लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा था। हाँ, इसी क्वाइट राइट, आपने यू पुट योर फिंगर जिस तरह कहते हैं उस पे, तो ये भी जरूरी था, क्योंकि हम एटलीस्ट एक साल से फिर से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात उभरी थी और लोग सोच रहे थे कुछ हो नहीं रहा। तो आई थिंक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चौथी स्टेज में वित्त मंत्री ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का चर्चा की। और जैसे मैंने बोला, अगर आप खाली एक सेक्टर में देखें तो लगता है बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर ये ऐसे चलते जाएंगे और सिस्टमैटिकली सेक्टर बाय सेक्टर ओवरऑल टैक्स रिफॉर्म एक्सपेंडिचर में करते जाएंगे, लैंड और लेबर तो पहले भी मेंशन हुआ, प्रधानमंत्री ने भी किया, तो आई थिंक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जब तक हम पहुंचेंगे एंड तक, आई थिंक इट विल बी मच मोर सिग्निफिकेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आई थिंक इन्होंने सोचा है कि इसको ब्रेकअप करने से इम्पैक्ट और एक्सप्लेनेशन क्लियरर हो रहा है। बाहर वाले सब बिजी हैं पेंडेमिक से एक्सेट्रा, पर ये सिस्टमैटिक ओवर 1 वीक समझ लीजिए 10 दिन जो एक्सप्लेन किया जा रहा है, आई थिंक इट विल हैव एन इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल इफेक्ट सो दैट पीपल अंडरस्टैंड क्लियरली। सो ये पार्टिंग में मैं बस यही कहूंगा
it is important, and I think it's a reasonably good way has been found to communicate it also. Great, wonderful. Sounds great. Thank you so much for joining us, Dr. Virmani, and Ajay Lele staying with us as well to talk us through what has been done today, which is we're looking for avenues for the next spurt in growth in the middle of all that has been unleashed by this pandemic, and the government is really going out further and further. Not just it's not just about the money, it's about the changes that you make in what has been around for decades and decades, and hoping that this will give you the quantum leap that the Prime Minister talked about. और सरकार खुद की मोनोपोली को तोड़ रही है और अपने आप को खोल रही है उन सेक्टर्स को जहां पर खुद की सरकार की मोनोपोली थी, और स्वागत करना चाहती है एंटरप्रेन्योर्स का और निजी क्षेत्र में जो लोग वाकई अभी जिनके पास पैसे हैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कोशिश यही है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक आप ग्रोथ को रिवाइव नहीं कर सकते हैं। जो रफ्तार कम हुई है, जब तक आप निवेश नहीं करेंगे वापस अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। और इसीलिए सरकार एक तरफ तो कैश ट्रांसफर्स के जरिए जो लोग गरीब और हाशिए पर पड़े हैं उनको मदद कर रही है, दूसरी तरफ सिग्नल्स भी दे रही है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी कि भारत तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, और भारत उन मुफीद देशों में शामिल है जहां पर अगर आपका निवेश आएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि यही रणनीति इस वक्त सरकार की है देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और इस महामारी के संकट से देश को निकाल करके आगे बढ़ने के लिए, ले जाने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी गौतम रॉय को दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। Thanks for watching.